Mind melding kids videos. गुड़गुड़ी नाम का एक गांव था। गांव में मगन नाम का एक चोर रहता था। मगन अव्वल दर्जे का बेवकूफ था। वो ढेर सारे हथियार लेकर रात को चोरी करने के लिए निकलता, लेकिन सुबह खाली हाथ वापस आता, क्योंकि मगन बेवकूफ था। घर के मालिक उसे बेवकूफ बनाकर घर भेज देते थे। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे थे। मगन हाथ में हथियार लेकर चोरी करने निकला। एक बड़े घर के सामने आया और घर के पिछवाड़े आकर पीछे वाली दीवार को तोड़ने लगा। आवाज होने की वजह से अपनी आरामगाह में सोया सेठ जाग गया और समझ गया कि मगन आया है। लगता है मगन बेवकूफ चोरी करने आया है। इससे पहले कि ये घर की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। सेठ घर के पिछवाड़े आया और उसने देखा कि मगन दीवार तोड़ रहा है। क्या रे मगन, क्या कर रहा है? चोरी करनी है, दीवार तोड़कर घर में घुसना है। अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात कोई चोरी करने निकलता है क्या? खामोश रहो, मैं अलग तरह का चोर हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाकी चोर डरपोक होते हैं, मुझे उनके जैसा ना समझो। मुझे मेरा काम करने दो। मगन की बात सुनकर सेठ सोचने लगा। चलो, ये अब अपने जाल में फंस गया है। आखिरी चाल चलता हूँ और अपनी आरामगाह में जाकर सो जाता हूँ। फिर सेठ ने मगन से कहा, अगर तू कुछ भी कर सकता है और तू बाकी चोरों से अलग है, तो ये साबित करके दिखा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं, तू ना चांद को चुरा कर दिखा। सेठ की बात सुनकर मगन ने चांद की तरफ देखा और फिर सेठ से बोला, ठीक है, मंजूर है। कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा। इतना कहकर मगन वहाँ से चला गया और सेठ खुश होकर अपने घर में जाकर सो गया। मगन चांद की तरफ देखकर सोचता हुआ जा रहा था कि चांद को चुराऊं कैसे। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद चुरा कर जब मैं अपनी अकल का सबूत दूंगा तो सेठ की शक्ल देखने लायक होगी। तभी मगन को पेड़ की डाली पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। चमगादड़ों के नाखून की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें ट्रक से भी खींचा जाए तो भी नहीं छोड़ती। चांद की चोरी में चमगादड़ भी भागीदार होंगे। मगन ने चमगादड़ को डाली से उतारकर अपने झोले में रख लिया। फिर मगन गांव आया और रास्ते में खड़े एक ट्रक को चुराकर ट्रक को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने थैले से चमगादड़ निकाला और एक लंबी रस्सी भी निकाली। रस्सी का एक सिरा उसने चमगादड़ के गले में बांध दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ उड़ा दिया। देखते देखते चमगादड़ आसमान को चीरते हुए ऊपर उड़ा, तो उसके साथ साथ रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद को जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, खुश होकर मगन ट्रक में बैठ गया और ट्रक को चलाने लगा। ट्रक की ताकत से रस्सी से बंधे चमगादड़ को खींचने लगा, तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया। मगन झट से ट्रक से उतरा और उसने चांद को उठा लिया। चांद को देखकर मगन बहुत खुश था। चांद चोर चमगादड़, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। मगन ने चमगादड़ को रस्सी से आजाद किया और उड़ा दिया। दूसरे दिन हाथों में चांद लेकर मगन सेठ के घर की तरफ निकला। मगन के हाथों में चांद देखकर लोग हैरान हो गए। मगन ने सेठ को चांद दिखाया तो सेठ भी हैरान होकर सोचने लगा। लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था, लेकिन लंगूर के हाथ में चांद? इस चांद की जगह लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इसे हथिया कर ही रहूंगा। और फिर सेठ ने कहा, अरे वाह वाह मगन, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की दाद देता हूँ। अब चोरी चकारी छोड़ो और एक म्यूजियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो मोटी कमाई होगी। फिर क्या था, मगन ने म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद को रख दिया। दूर दूर से लोग चांद के दीदार करने के लिए आते थे और मगन की तगड़ी कमाई होने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। चांद दिन ब दिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर मगन रोने लगा।
या खुदा, इतनी मेहनत से चांद चुराया था और चांद गायब हो गया। मैं बर्बाद हो गया। मगन जोर जोर से रोने लगा। तभी सेठ वहाँ आए और बोले, बहुत बुरा हुआ मगन, तुम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करोगे? आप ही बताइए क्या करूं? ये म्यूजियम तुम मुझे बेच दो। हाँ खरीद लो, चांद तो चला गया, अब मुझे इसकी क्या जरूरत, खरीद लो। और फिर सेठ ने चंद रुपए देकर म्यूजियम खरीद लिया और मगन चला गया। कुछ दिन बीते, अमावस का असर खत्म हुआ और पूर्णिमा आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता चांद बढ़ने लगा और लोग फिर से चांद देखने आने लगे। इस तरह सेठ मोटी कमाई करने लगा और बेवकूफ मगन फिर से घरों के पिछवाड़े जाकर दीवार तोड़ने लगा। एक गांव में शंकर अपनी छोटी सी बेटी राखी के साथ रहता था। शंकर एक गरीब किसान है, उसकी मूछें नहीं है। शंकर का पड़ोसी महिपाल भी किसान है, लेकिन उसके पास ज्यादा खेत है तो वो नौकर रखता है। महिपाल की भी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है रचना। रचना बहुत ज्यादा मगरूर है। राखी स्कूल जा रही है, तभी रास्ते में उसको रचना भी स्कूल जाते हुए दिखती है। ओहो, ये गरीब लोग भी न जाने सुबह सुबह कहां से मेरे सामने आ जाते हैं और मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। तुम दूसरे रास्ते से जाया करो। क्यों? मैं दूसरे रास्तों से? मेरे अब्बा इस गांव के सबसे बड़े किसान हैं और सब उनकी इज्जत करते हैं, और तुम्हारे अब्बा की तो मूछें भी नहीं है और उनसे तो कोई बात भी नहीं करता। सब लोग उन्हें अपने पास से भगा देते हैं। राखी इस तौहीन से बेहद गमज़दा हो गई है और वो स्कूल भी नहीं गई। वहाँ से वापस अपने घर आ गई, जहाँ शंकर खाना पका रहा है और खेत जाने की तैयारी कर रहा है। क्या हुआ मेरी शहजादी को? अब्बा, हम इतने गरीब क्यों हैं? किसने कहा बेटी कि हम गरीब हैं? अब्बा, सब कहते हैं कि हम गरीब हैं। अगर हम गरीब नहीं हैं, तो गांव का कोई भी शख्स आपसे ठीक से बात क्यों नहीं करता? बेटी, गरीब वो होता है जिसकी थाली में रोटी ना हो, लेकिन खुदा ने हमें 2 जून की रोटी तो दी है। तुझे स्कूल में तालीम मिल रही है, हमें और क्या चाहिए बेटी? ठीक है, मैंने मान लिया कि हम गरीब नहीं हैं, लेकिन आपकी मूछें क्यों नहीं है? मुझे मालूम है कि तुमको जरूर रचना ने कुछ बोला होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ आपके चेहरे पर मूछें दिखनी चाहिए ताकि बाकी गांव वाले भी आपकी इज्जत कर सके। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस आज शाम को ही आपके चेहरे पर मूछ दिखनी चाहिए, नहीं तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? शंकर बहुत मायूस हो जाता है और अपने खेत पर चला जाता है। बेटी की बात सुनकर आज शंकर का मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसे राखी की बात बार बार याद आ रही है। इसीलिए वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं अपनी नन्ही सी शहजादी को कैसे बताऊं कि मैं कितना गरीब हूं, कि मैं मूछें नहीं रख सकता, क्योंकि ये गांव इस बात को मंजूर नहीं करेगा। और अगर आज मूछ नहीं रखी तो वो खाना नहीं खाएगी। मूछों को अगर बढ़ाऊं तो एक दिन में तो आएगी नहीं। या अल्लाह, तूने मुझे किस उलझन में फंसा दिया। अब मैं क्या करूं? इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन करेगा? शंकर सवालों के जाल में उलझता है और बिफर कर रो रहा है। रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो सो जाता है। कुछ देर में पेड़ के नीचे भी धूप आ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। शंकर के चेहरे पर कुछ वजन ही लगता है। वो हाथ लगाकर देखता है तो हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि शंकर के चेहरे पर जादुई मूंछें लग चुकी हैं। मेरे चेहरे पर मूंछ कहां से आ गई? कहीं से ये राखी की शरारत तो नहीं?
हो सकता है कि वो आसपास ही कहीं छुप कर बैठी हो। मैं मूछें खींच कर देखता हूँ। राखी ने जरूर इनको फेविकोल से चिपकाया होगा। फिर इस राखी की खबर लेता हूँ। शंकर अपनी मूछें खींच कर देखता है तो वो मूछें बाहर नहीं आती, बल्कि उससे सोने के सिक्के झड़ने लगते हैं। ये क्या है? ये तो कमाल हो गया। या अल्लाह, मैं तो माला माल हो गया। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी पेड़ से एक देवी निकल कर आती है। वत्स, मैं दौलत की देवी हूँ और ये जादुई मूछें हैं। अब तुम भी नकली दौलतमंदों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो और बता सकते हो कि मूछें रखने या ना रखने का ताल्लुक पैसों से नहीं है, बल्कि अपनी शौक से है। तुम अपनी मूछों से हर रोज 100 सोने के सिक्के निकाल सकते हो। बस तुमको मूछों को थोड़ा सा खींचना है और सिक्के नीचे बिखर पड़ेंगे। दौलत की देवी वहां से गायब हो जाती है और शंकर सारे सिक्के उठाकर अपने घर की ओर चलता है। शंकर घर जा रहा है, तभी रास्ते में उसे महिपाल मिल जाता है। अरे शंकर, लग रहा है तुम पागल हो गए हो। क्यों महिपाल भाईजान? हमें तो लग रहा है कि आप पागल हो गए हो। तू मेरा मखौल उड़ा रहा है। क्या तुझे इतना भी नहीं मालूम कि मैं दौलतमंद काश्तकार हूँ और तू मेरे सामने मूछें नहीं रख सकता? खुदा बड़े बोल ना बुलवाए, लेकिन भाईजान वक्त सबका बदलता है। और ये देखो, मेरे पास अब 100 सोने के सिक्के हैं। अगर तुम्हारे पास हैं तो दिखा दो। महिपाल वहां से खामोशी से चला जाता है और शंकर अपने घर पहुंचकर सारा वाकया अपनी बेटी को बताता है और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। शंकर अब हर रोज अपनी मूंछों से रोज सोने के सिक्के निकालने लगता है और देखते ही देखते वो सिर्फ गांव का नहीं, पूरे इलाके का दौलतमंद शख्स बन जाता है। उसने एक आलीशान हवेली बना ली और नौकर रख लिए। राखी भी अब शहजादी बन के रहने लगी। शंकर आज सुबह सोकर उठा तो उसकी मूछें गायब हो गई और फिर दौलत की देवी प्रकट हुई और शंकर को बताया कि अब मूछों को उसके पास रखने का वक्त पूरा हो गया है। शंकर की हवेली में आज कुछ लोग आने वाले थे। शंकर, तुम इस इलाके के सबसे दौलतमंद शख्स हो, फिर तुमने मूछें क्यों कटवा दी? मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आप सबने मिलकर बरसों तक मेरा इस्तेमाल किया और मुझे कभी मूछ रखने का हक नहीं दिया क्योंकि मैं गरीब था, लेकिन मूछें किसी का शौक हो सकती हैं, उसकी औकात नहीं। और हाँ, किसी की भी हैसियत को उसकी मूछों से नहीं तौलना चाहिए। सब मिलजुल कर रहो और खुश रहो। इस तरह गांव में ऊंच नीच का भेदभाव मिट जाता है और फिर बिना मूछ के लोग भी अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।